बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग लीगल क्यूरीज। आज का हमारा टॉपिक है QSO के हवाले से कि व्हेन कैरेक्टर इज़ रेलिवेंट, कि किसी पर्सन का कैरेक्टर कब रेलिवेंट होता है। तो अगर हम मीनिंग ऑफ कैरेक्टर देखें तो मीनिंग ऑफ कैरेक्टर इज़ दैट इट्स एन एग्रीगेट ऑफ वेरियस ट्रेट्स और क्वालिटीज़ विच आ पर्सन हैज़, कि एक बंदा जो क्वालिटीज़ रखता है, जो ट्रेड्स रखता है, उनका जो एग्रीगेट होता है, उनका जो सम अप होता है, उसको मिला के हम एक बंदे का कैरेक्टर एस्टेब्लिश करते हैं। तो इट्स अ सेट ऑफ विर्चूज़ कैन बी गुड और बैड, कि ये बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। इट हैज़ टू बी एग्जामाइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ सम पर्टिकुलर थिंग, कि ये जो है वो किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी के किरदार के बारे में, किसी के कैरेक्टर के बारे में ये कहते हैं कि वो बड़ा लालची है, वो भाई किस चीज़ का लालच, कुछ मेंशन करो कुछ स्पेसिफिकली, तो वो कहता है कि यार वो पैसों के मामले में बड़ा लालची है। तो अब हमें किसी चीज़ को, किसी थिंग को साथ रिलेट करना पड़ेगा कि वो किस चीज़ के बारे में लालच रखता है। तो अगर हम इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज पे आए तो आर्टिकल 66 हमें ये कहता है कि रेलिवेंसी ऑफ कैरेक्टर इन सिविल केसेस, कि जो सिविल केसेस में इसकी वैल्यू क्या है। तो जनरल रूल अगर हम देखें तो जनरल रूल तो ये कहता है कि वेदर गुड और बैड कैन नॉट बी गिवन, कि सिविल केसेस में अच्छे या बुरे किरदार की, गुड या बैड कैरेक्टर की के हवाले से एविडेंस नहीं दे सकते। तो सिंपली सिर्फ 66 ये कहता है कि वेदर गुड और बैड कैन नॉट बी गिवन, कैरेक्टर इन सिविल केसेस इज इररेलेवेंट, कि सिविल केसेस में गुड या बैड कैरेक्टर के हवाले से एविडेंस देना ये बिल्कुल इररेलेवेंट है। तो लेकिन इसकी दो एक्सेप्शंस हैं। एक एक्सेप्शन इसकी है लास्ट लाइन ऑफ आर्टिकल 66 और दूसरी इसकी एक्सेप्शन है जी आर्टिकल 69। तो ये हम फर्दर देखते हैं कि ये क्या है आर्टिकल 69 और आर्टिकल 66 की लास्ट लाइन। तो वो ये कहते हैं कि अब जनरल रूल तो ये है कि इन सिविल केसेस कैरेक्टर का जो एविडेंस है वो नहीं दे सकते, लेकिन इसकी एक्सेप्शंस हैं। एक आर्टिकल 66 लास्ट लाइन और एक आर्टिकल 69। अब हम देखेंगे कि आर्टिकल 69 क्या कहता है, इसकी एक्सेप्शन क्या कहती है। Cause of action has been proved in favor of plaintiff and amount of damages is to be decided, then court can take consider character of plaintiff to a certain damages, कि जब cause of action जो है वो प्रूव हो चुकी हो, जो फैक्ट इन इशू है वो प्रूव हो चुका हो, तो डैमेजेस की अमाउंट जो है वो असर्टेन करने के लिए प्लेंटिफ का कैरेक्टर देखा जाएगा। अगर आप इसमें थोड़ा सा गौर करें तो ये नहीं लिखा कि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, बल्कि आफ्टर सॉल्व द कॉज ऑफ एक्शन, कि एक डिस्प्यूट हल होने के बाद, एक समझ लें कि एक जो केस है, प्रोसीडिंग है, एंड होने के बाद सिर्फ जो रिलीफ उस प्लेंटिफ ने क्लेम किया है उसकी अमाउंट को, उसकी डैमेजेस को फिक्स करने के लिए उसका कैरेक्टर जो है वो देखा जाएगा। उसके बाद लास्ट लाइन ऑफ 66 ये कहती है कि व्हेन कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम फैक्ट्स अदरवाइज रेलिवेंट, कि जब किसी रेलिवेंट फैक्ट से खुद ब खुद कैरेक्टर उभर कर सामने आ जाए, इनडायरेक्टली जब कोई कैरेक्टर सामने आ जाए। फॉर एग्जांपल, पर्सन ए और पर्सन बी, ये हस्बैंड और वाइफ हैं, इनके बिटवीन एक केस चल रहा है रिलेटेड टू एडल्ट्री। तो वो डायरेक्ट उसकी वाइफ जो है वो ये नहीं कहेगी कि इसका कैरेक्टर बैड है, बल्कि वो उसके 2-3 अफेयर शो करेगी। तो उससे उसका कैरेक्टर जो है वो खुद ब खुद ही उभर कर सामने आ जाएगा।
उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जाएं तो वो ये कहता है कि रेलिवेंसी ऑफ करेक्टर इन क्रिमिनल केसेस, कि क्रिमिनल केसेस में करेक्टर की जो रेलिवेंसी है वो कब होगी। तो इसमें ये अमूमन ये लिखा गया है कि एक्यूज्ड इज ऑफ गुड करेक्टर इज रेलिवेंट, कि एक्यूज्ड का जो गुड करेक्टर है उसके हवाले से जो भी एविडेंस दिया जाएगा वो रेलिवेंट माना जाएगा। लेकिन इसकी आर्टिकल 68 कहता है कि एक्यूज्ड इज ऑफ बैड करेक्टर इज इरेलीवेंट, कि एक्यूज्ड के बैड करेक्टर के रिलेटेड जो भी एविडेंस दिया जाएगा वो इरेलीवेंट होगा। लेकिन इसकी दो एक्सेप्शंस हैं। पहली एक्सेप्शन ये है कि टू रिबट प्रायर एविडेंस इन गुड करेक्टर। अब ये बड़ी समझने वाली बात है कि जब कोई एक्यूज्ड अपने बारे में कोई गुड करेक्टर के हवाले से कोई एविडेंस देगा तो साथ ही अपोजिट पार्टी पे ये राइट आ जाएगा कि वो उसके उस गुड करेक्टर के अगेंस्ट कोई एविडेंस दे सकते हैं जो उसको रिबट करे, जो उससे कंट्राडिक्ट हो। तो जैसे ही वो अपने गुड करेक्टर के लिए कोई एविडेंस देगा तो साथ ही अपोजिट पार्टी पे ये राइट आ जाएगा कि वो उसके उस गुड करेक्टर के अगेंस्ट उसको रिबट करने के लिए ऐसा एविडेंस दे सकते हैं जो उसके कंट्राडिक्ट हो। इसकी सेकंड एक्सेप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, व्हेन बैड करेक्टर इटसेल्फ ए फैक्ट इन इशू, कि जब बुरा करेक्टर जो है वो इटसेल्फ बजाते खुद फैक्ट इन इशू हो, जब बुरा करेक्टर बजाते खुद एक डिस्प्यूटेड मैटर हो, बोन ऑफ कंटेंशन हो। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो 110 CRPC है, हैबिचुअल ऑफेंडर के बारे में, कि सर ये बंदा तो पहले भी ये हैबिचुअल है, ये आदी मुजरम है। तो ये एक सबसे बेस्ट एग्जांपल थी 110 CRPC की, कि जब मामला जो है वो इटसेल्फ फैक्ट इन इशू के रिलेटेड हो। तो उसके अलावा एक्सप्लेनेशन अगर देखें आर्टिकल 68 की तो वो ये कहती है कि प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड करेक्टर, कि जब कोई बंदा उस एक्यूज्ड के प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में कोर्ट को आगाह कर दे और कोर्ट उससे सेटिस्फाई हो जाए तो वो भी रेलिवेंट तस्वुर की जाएगी। उसके अलावा अगर हम इस आर्टिकल 69 के बाद अगर हम इसका आर्टिकल देखें तो वो ये कहता है कि अब आर्टिकल 69 की एक्सप्लेनेशन 2 देखेंगे। इसमें दो टर्म्स यूज हुई हैं, नंबर 1 रेपुटेशन एंड नंबर 2 डिस्पोजिशन। अब रेपुटेशन से मुराद के व्हाट पीपल थिंक अबाउट ए पर्सन, कि एक जनरली पब्लिक एट लार्ज की इस पर्सन के बारे में क्या राय है, कि पब्लिक एट लार्ज की इस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में क्या राय है। और एक सेकंड टर्म है डिस्पोजिशन, इससे मुराद की डिस्पोजिशन पर्सन टेल बाय हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, कि उस बंदे की ओपिनियन जिसका उस स्पेसिफिक पर्सन के साथ पर्सनली कोई लेन देन हुआ है, पर्सनली कोई एक्सपीरियंस हुआ है, उससे उसके बारे में ओपिनियन ली जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है तो उसका जो सर्वेंट है तो उससे पूछा जाएगा कि तुम्हारी इसके बारे में क्या ओपिनियन है। तो यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नीचे लिखी है कि विटनेस टू टेल अबाउट हिज ओपिनियन नॉट ग्राउंड्स, कि विटनेस जो है वो सिर्फ उससे उसकी ओपिनियन पूछी जाएगी। अब उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि किन ग्राउंड्स की बेसिस पे तुम ये ओपिनियन दे रहे हो, तुमने उसमें ऐसा क्या देखा जो आप उसके अच्छे या बुरे किरदार की ओपिनियन दे रहे हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि एंड हुआ। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।